Good afternoon, everyone. On behalf of agricultureinformation.com, I'd like to invite the speaker, Mr. Krishna Gopal Singh, who will talk about supporting lychee farmers with better orchard management and value addition of lychee. I now request the speaker to begin. Thank you. थैंक यू मैम। मेरी कंपनी का नाम है विस्टेशना एग्रो एंड डेयरी प्राइवेट लिमिटेड। जो हम लोग बिहार में लगभग 2014 में आए थे, रिटर्न हुए थे, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद हम लोग बिहार रिटर्न किए। तो हमने बिहार में सोचा कि किस सेक्टर में काम किया जाए, और हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर में लैकिंग है, जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम में गैप है। तो हम लोगों ने उस गैप को फुलफिल करने के लिए काम स्टार्ट किया। तो हम लोग एफपीओ एफपीसी कुछ उस समय बने हुए थे, कुछ फार्मर, तो उनके साथ हम लोग कोलैबोरेटिव मॉडल में काम करना शुरू किया। तो यदि मैं जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो एरिया आपका नोन फॉर लीची। तो हम लोगों ने देखा कि एक लीची डिलीशियस फ्रूट्स है, लोगों को पसंद है। लीची के अपने एक इकोसिस्टम में बहुत बड़ा इशू है, तो हम लोगों ने उस चीज को, इकोसिस्टम को सॉल्व करना शुरू किया। और साथ में लीची के साथ साथ अदर क्रॉप पे भी हम लोगों ने काम किया। और हमने देखा कि लीची में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज बहुत ज्यादा है, फार्मर इनकम नहीं बना पा रहा है। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम क्या है। तो पहला प्रॉब्लम हमें पता चला कि फ्रूट्स का रेट नहीं है। उसके बाद क्वालिटी लो है, प्रॉपर पुअर पैकेज एंड प्रैक्टिस है, एडिशनल इनकम है नहीं, और इन्वेस्टमेंट भी फार्मर का ऑर्चर्ड पे जीरो है, लगा दिया। और इन सब को कारण ये हुआ कि बहुत सारे फार्मर माइग्रेट कर गए फ्रॉम एग्रीकल्चर कमोडिटी, एग्रीकल्चर के सेक्टर से दूसरे सेक्टर में माइग्रेट कर गए, या एडिशनल इनकम के लिए कहीं ना कहीं जॉब पे चले गए, और एग्रीकल्चर को उन्होंने छोड़ दिया। और मोस्ट ऑफ द लीची की मैं बात करूं तो लीची ही नहीं, साथ में जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, सबके साथ, बनाना को छोड़ के सबके साथ सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया। फिर हमने क्या किया कि एक सॉल्यूशन डेवलप किया कि भाई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो उस सॉल्यूशन में हमने ऑर्चर्ड मैनेजमेंट से स्टार्ट किया कि ऑर्चर्ड को जो गुड ऑर्चर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसको अडॉप्ट करने की हमने बात किया। उसके बाद पोस्ट एंड प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया कि हाँ लीची प्लस, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सा क्रॉप है जो लीची ऑर्चर्ड में या मैंगो के ऑर्चर्ड में कल्टीवेट अच्छे से हो सकता है, और साथ में फार्मर को दो पैसा इनकम भी दे के जाए, और साथ में वो जो ऑर्चर्ड हो उसको हेल्पफुल भी करे। और साथ में हमने बाईबैक एग्रीमेंट्स करना शुरू किया कि हाँ, एक रेट हमने फिक्स कर दिया जिसको हम लोग कहते हैं एलएसपी, लोएस्ट सपोर्ट प्राइस, की इससे कम नहीं मिलेगा, और जो मार्केट के अकॉर्डिंग फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग हम मूव ऑन करेंगे। साथ में हमने लॉजिस्टिक सर्विस देना शुरू किया, क्योंकि लीची हाईली पेरिसेबल आइटम है, और उसको टाइम बाउंड डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। यदि टाइम बाउंड में डिलीवर नहीं हो पाएगा तो किसान को रेट नहीं मिल पाएगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब हमने क्या किया कि प्रोडक्ट को भी आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या हो। तो हम लोगों ने कुछ लोगों को सपोर्ट किया, खुद हमने भी जूस बनाना शुरू किया, स्क्वाश बनाना शुरू किया, जैम शुरू किया, प्लस जो माइग्रेशन में, जो पॉलिनेशन में बी कीपर आते थे, उनके साथ काम करना शुरू किया। तो मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट हम लोग लेके आए एज ए सॉल्यूशन। उसमें यदि हम लोगों ने कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट दो मॉडल बनाया, एक कंप्लीटली एक आप एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सर्विस मिलता है। तो आप यदि मेंबर रहते हैं तब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे सर्विस, कॉस्ट पे सर्विस मिलता है। जब आप मेंबर नहीं रहते हैं तो आपको एज पर मार्केट रेट आपको सर्विस देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कैनोपी मैनेजमेंट स्टार्ट करवाया, रिजुमिनेशन स्टार्ट करवाए, सेंटर ओपनिंग, क्योंकि लीची में एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपका यदि सेंटर ओपन कर देते हैं तो फ्रूटिंग उस एरिया में भी हो जाता है, जो पहले नहीं होता था। फार्मर को ट्रेनिंग देना शुरू किया कि इंटर क्रॉपिंग में आप कौन सा क्रॉप कर सकते हैं, टर्मरिक कर सकते हैं, जिंजर कर सकते हैं, वॉल्वेटिन कर सकते हैं, शतावरी कर सकते हैं, सर्पगंधा कर सकते हैं। तो उस प्रोडक्ट का भी बाईबैक एग्रीमेंट देना शुरू किया, जिससे किसान को दो पैसे का प्रॉफिट हो।
क्योंकि इससे उनको बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पुराने ऑर्चर्ड हैं जो 100 100 साल पुराने ऑर्चर्ड है, तो उनको रिजुवनेशन के लिए, अच्छे फ्रूटिंग के लिए हम लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया, उनको फैसिलिटेट करना शुरू किया। हमने, क्योंकि हमारा सिंपल सा एक मॉडल होता है कि कोलोब्रेशन करने के लिए, तो हम लोग मल्टीपल स्टेक होल्डर के साथ कोलोब्रेट किए, जिसमें इकोजन करके पुणे की एक कंपनी थी, उनके साथ कोलोब्रेट किया, और हमने बिहार में फर्स्ट टाइम रेफर वैन के थ्रू लीची को लिफ्टिंग किया फॉर डिफरेंट मार्केट। वो, क्योंकि ट्रायल एंड एरर वाला केस था, तो उसके लिए हम लोग ने बहुत सारी चीजें ट्रायल एंड एरर हमने किया, रिजल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक बेटर रिजल्ट, क्योंकि एक ऑप्शन लेके आने के लिए। और पिछले 2 साल से हम लोग बिहार में पहले प्लेयर हैं जो एसेप्टिक लीची पल्पिंग का काम हम लोग कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने लगभग 100 टन के आसपास एसेप्टिक लीची पल्पिंग का काम किया। इस साल लीची, मैंगो, जामुन तीनों कमोडिटी हमने किया। इसमें भी जो मशीन है, ये हमारे फ्रेंड की जयपुर बेस्ड कंपनी है, उनके साथ हमने कोलोबरेट किया, उनकी मशीन को हमने यूज किया फॉर द पल्पिंग। और एक कोलोबरेटिव मॉडल पे हम लोग काम किया, क्योंकि आप अकेला हर चीज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों ने कोलोबरेटिव मॉडल अडॉप्ट किया और उसको प्रोसेसिंग करके हमने मार्केट में सेल आउट करना शुरू किया। जिसके कारण, क्योंकि पहले यदि हम बिहार के देखें तो 200 प्लस यूनिट थी लीची प्रोसेसिंग की, जो आज के टाइम में, यदि मैं आज की बात करूं तो इस ईयर 2025 में मुश्किल से 5 प्रोसेसिंग यूनिट है जो एक्टिव है। बाकी सब क्लोज हो गए, दे आर मल्टीपल रीजन, तो रीजन के पीछे मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं यदि लीची की बात करूं तो लीची का लगभग 15 प्लस वेराइटी है जो पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। जो सबसे नोन वेराइटी है शाही लीची, जो आपका मुजफ्फरपुर के एरिया में होता है, क्योंकि ये टेस्ट और एरोमा इसका बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत अच्छा होता है। हम लोग कहते हैं कि शाही लीची को पल्पिंग लीची कहते हैं, क्योंकि वो जब हम पल्पिंग करते हैं तो उसके लिए। उसके बाद चाइना लीची है, बेदाना है, बम्बैया है, रोज सेंटेड है, देहरादून है, पुरबिया है। इसके अलावा बहुत सारी वेराइटी हैं जो कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेशन में है। यदि कोई किसान बिहार के अलावा दूसरे लोकेशन पे लगाना चाहता है, तो वो चाइना वेराइटी को सिलेक्ट करे लगाने के लिए, जिससे उनके लिए, क्योंकि चाइना का जो पील होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, जिसके कारण उनका सेल्फ लाइफ भी अच्छा रहता है और डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में सूट करता है। हमने, क्योंकि जब मार्केट में हम लोग डाल रहे हैं, तो हमने उसका कि उसकी क्वालिटी पैरामीटर बनाना शुरू किया कि किस ग्रेड का लीची है जो मार्केट, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो हमने मार्केट की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने उसका साइज कैलकुलेट करना शुरू किया, वेट कैलकुलेट करना शुरू किया, इवन उसका टीएसएस क्या है, कलर क्या है, किस पैकेजिंग मॉडल में जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वालिटी पैरामीटर का इस पर्टिकुलर एसओपी ही बना डाला कि हाँ, पर्टिकुलर मार्केट के लिए, डिफरेंट मार्केट एरिया में डिफरेंट क्वालिटी का डिमांड होता है। मैं, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो नोन फॉर शाही एंड चाइना है, जो सबसे ज्यादा कल्टीवेशन में है। यदि हम शाही के सीजन की बात करें तो 10 मई से 10 जून तक रहता है। और ये पर्टिकुलर जो है वो तिरहुत रीजन में ही अधिकतर पाया जाता है, क्योंकि इस एरिया को ही जीआई टैग मिला हुआ है और इसका टेस्ट एरोमा सबसे डिफरेंट होता है। उसी तरह चाइना है, क्योंकि शाही के खत्म होने के बाद चाइना आता है, तो उसका भी टेक्सचर अच्छा रहता है और ये लंबी दूरी के लिए हेल्पफुल है। हम लोग का जो पैकेजिंग प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने देखा है, क्योंकि जब हम पहले बात करते हैं पैकेजिंग के लिए, तो जो दिल्ली का मार्केट है, लखनऊ का मार्केट है, वो अधिकतर फूड बॉक्स का डिमांड करता है कि पैकेजिंग के लिए, क्योंकि हर ग्रेड के लीची के लिए अलग मार्केट है। यदि हम कार्डबोर्ड बॉक्स की बात करें तो वो साउथ के मार्केट का अधिकतर डिमांड है, चाहे वो पुणे हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, मैसूर हो, ये सब एरिया में कार्डबोर्ड बॉक्स की डिमांड होती है। कुछ कुछ एरिया में प्लास्टिक कैरेट भी यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें वो एरिया होते हैं जो आपके 150 से 200 किलोमीटर के रेडियस में होते हैं, जो विद इन 4 to 5 आवर में उस मंडी में आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसका एक अलग ही मार्केट है। और
रेफर बैन में भी प्लास्टिक का यूज होता है। हम लोगों ने एमएपी बैग यूज करना शुरू कर दिया। जैसे कुछ कुछ कंपनी के साथ हम लोग कोलैबोरेट किया, जो जिसमें पीलॉन करके एक आंध्र प्रदेश की कंपनी है, उनका हमने लीची में यूज किया बैग, जो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। लीची ही नहीं, लीची के अलावा भी और भी कमोडिटी में यूज किया, जो बायोडिग्रेडेबल है, प्लांट बेस्ड मटेरियल से बना हुआ है। तो वो भी एक हमारे लिए एक यूजफुल रहा। यदि मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करूं, क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज बिहार के एरिया के लिए है, खासकर लीची के लिए, तो यदि कोई रोड से ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट लोकेशन पे, तो 7 to 15 रुपीज पर केजी कॉस्ट पड़ता है। रेलवे के थ्रू 15 से 20 रुपए पड़ता है। रेफर के थ्रू 30 to 40 रुपीज, डिफरेंट लोकेशन वाइज। जो सबसे कॉस्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लीची के लिए, वो है बाई एयर। और बिहार के लिए अभी नजदीक में, मुजफ्फरपुर के नजदीक में दो ही एयरपोर्ट है, एक दरभंगा एयरपोर्ट है, एक पटना एयरपोर्ट है, जहां से हम इंडिया के डिफरेंट पार्ट के लिए भेज सकते हैं। डायरेक्ट कनेक्टिविटी जिन लोकेशन के लिए है उसी लोकेशन पे जाता है। और कुछ कनेक्टिंग के थ्रू जाता है एयरलाइंस में भी, तो उसमें थोड़ा सा मटेरियल डैमेज होता है। तो हम लोग प्रेफरेंस करते हैं डायरेक्ट जो एरिया हो उसके लिए उस लोकेशन पे जाए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लीची में है, फंगस का है। तो हम लोग कुछ एनबीआरआई और एक विश्व कृष्णा हब्स करके कंपनी है, गाजियाबाद बेस्ड, तो उनके साथ हम लोगों ने काम करना शुरू किया, क्योंकि फंगस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लीची में। जो फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया 2022 में स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि जो हम स्प्रे करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो कब तक हम कंट्रोल करें। क्योंकि जब हम लोग ट्रायल करते हैं तो सबसे वर्स्ट कंडीशन में ट्रायल करते हैं, क्योंकि उसमें की कुछ फेवरेबल कंडीशन हम देंगे तो फंगस को ग्रो होने के लिए तो ग्रो नहीं होगा। लेकिन हम वर्स्ट एटमोस्फेयर क्रिएट करते हैं कि जिसमें जितनी जल्दी फास्ट फंगस ग्रोथ हो। तो क्योंकि स्टार्टिंग होता, तो स्टार्टिंग होने के बाद हमने उसको फंगस को ग्रो कराया। उसके बाद हमने उस फंगस वाली लीची को एनबीआरआई भेजा, जो सीएसआईआर की एक लैब है लखनऊ में। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा ये फंगस है। तो उसमें फ्यूजेरियम, एस्पेसिलियस और रोजेक्टिनिया, ये तीनों फंगस आइडेंटिफाई हो, और तीनों के तीनों सॉइल बॉर्न फंगस है और डेडली फंगस है। और लोग पसंद भी नहीं करते हैं इस फंगस को फूड में आए या फूड, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हमारे बहुत सारा टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगे हैं, जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वे में कंट्रोल करें, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न है और इवन इन्वायरमेंट में भी मिलता है। तो काम, तो हम लोगों ने, वो कंपनी ने एक सॉल्यूशन डेवलप किया, जो एसेंशियल ऑयल बेस्ड सॉल्यूशन था, जिसका एनबीआरआई में ट्रायल किया गया कि जो फंगस को, ये तीनों फंगस को कंट्रोल करता है कि नहीं। तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जिसमें 10 डेज तक उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं लगे थे। तो ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन था कि 10 दिन तक, यदि हमारा लीची 3-4 दिन से 10 दिन तक टिक जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोगों ने ट्रायल करना शुरू किया। तो कंट्रोल एम्बिएंट टेम्परेचर पे हमने रखा, तो लगभग हमें 6 दिन का लाइफ मिला लीची का। जब हम इसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखे, तो जिसमें हमें कम से कम 15 दिन का हमें एक अच्छा सेल्फ लाइफ मिला, जो हम जिसको कह सकते हैं कि हाँ, ये लीची हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में। जो टेम्परेचर हमने रखा था, वो फ्रिज का टेम्परेचर रखा था, कि जिससे ये जो कंज्यूमर होते हैं, तो फ्रिज को खोलते बंद करते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाए। तो इस सभी कामों को करते हुए, जो हम लोगों ने जो एक इकोसिस्टम, फार्मर सेंट्रिक इकोसिस्टम डेवलप किया, जिसमें जो किसान उनके फ्रूट्स को भी, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट को भी कंप्लीट इंक्लूड करते हुए, प्लस जो इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं उनके बाईबैक को अरेंजमेंट करके हमने स्टार्ट किया। और सबसे प्लस पॉइंट ये था कि जो पहले किसान क्या करते थे, बगीचे बेच देते थे। तो बगीचे कुछ किसानों ने, जो हमसे जुड़ते गए, उन्होंने बेचना बंद किया, खुद से रखना शुरू किया। उसका हार्वेस्टिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, हमारे कहे अनुसार उसको मैनेज करना शुरू किया। और उसका एक ऐसा रिजल्ट मिला कि उनके क्वालिटी भी इंप्रूव किया, उनको इनकम भी मिलना शुरू हुआ। पहले जो हम देखते थे, बगीचे में जो प्राइस मिलता था वो 20 से 30 रुपया मिलता था, और
इस साल मुझे इस चीज की खुशी होती है कि फार्मर इस साल अप टू 90 रुपीज पर केजी ऑर्चर्ड में मिला है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। एक मूवमेंट हमने स्टार्ट किया, उस मूवमेंट का और भी लोगों ने काम करना शुरू किया उस चीजों पे, तो ये प्लस पॉइंट हमारे लिए रहा। और इस सारे चीजों में हमने कोई चाइल्ड लेबर को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं, और कोई भी चाइल्ड लेबर को रिकमेंड नहीं करते हैं काम करने के लिए। और जो भी वीमेन और मेन होते हैं तो उनके जॉब के अकॉर्डिंग इक्वल पे दिया जाता है। क्योंकि जब हम लोग काम कर रहे थे तो उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइंड आउट किया, क्योंकि लीची जैसे क्रॉप के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है उसके क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, फ्रूट के साइज को बढ़ाने के लिए, उसके फ्रूट के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। और पर्टिकुलर इस रेंज में मैं जिस रेंज की बात करता हूँ, गंगेटिक प्लेन के बिहार के नॉर्दर्न बिहार की मैं बात करता हूँ, तो इस एक जोन के लिए एनआरसी लीची जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक ट्राइकोडर्मा को आइडेंटिफाई किया, स्ट्रेन को आइडेंटिफाई किया, जो इस जोन के लिए सबसे बेस्ट ट्राइकोडर्मा है। और उसका यूज फार्मर के लिए एकदम विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग रिकमेंड करते हैं जो फ्रूटिंग ले लिए उसके बाद आप ट्राइकोडर्मा का यूज करें। इवन मानसून का सीजन खत्म हो जाता है तो उसके बाद ट्राइकोडर्मा का यूज कीजिए, जिससे प्लांट हेल्दी रहता है। जब प्लांट हेल्दी रहेगा तो क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स का प्रोडक्शन होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा प्लांट को, और प्लांट का जो फ्रूट का प्रोडक्टिविटी है वो लगभग 200 केजी तक बढ़ा है, क्योंकि साइज हम देखे हैं उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि एवरेज 100 to 150 केजी पर प्लांट आता है, लेकिन जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ काम करने से कारण उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो अप टू 200 केजी पर प्लांट आ सकता है। और हमने हमारे कुछ किसानों के पास हमने देखा है कि उनको उतना तक आया है। एक आइडियल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें अब बहुत सारा मल्टीपल फैक्टर भी है उसके साथ, तो वॉल्यूम को जितना वॉल्यूम है उस 200 केजी से कम आने का क्वालिटी इनहांस किया। और जब फार्मर को अच्छा इनकम मिला तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने अपने लाइवलीहुड या अदर एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, चाहे वो अपने हेल्थ के लिए हो, चाहे अपना घर बनाना हो, या इवन एग्रीकल्चर के लिए लोगों ने कुछ जो हमसे एसोसिएटेड थे उन्होंने और कई बगीचे लीज पे लेना शुरू किया, तो उनके लिए भी एक लाइवलीहुड का एक अच्छा कारण रहा। यदि मैं इम्पैक्ट की बात करूं तो एंड ऑफ द डे इम्पैक्ट मैटर करता है हमारे लिए, इवन सभी लोगों के लिए। तो हमने देखा कि फार्मर ऑर्चर्ड सेल करते थे, उन्होंने फ्रूट सेल करना शुरू किया केजी बेसिस पे। उनके जो इनकम थे, लीची के इनकम थे, 70% का इंक्रीज हुआ। यदि आप देखें, कभी आइडियल केस की मैं बात कर रहा हूँ तो लास्ट इस साल 90 रुपीज हाईएस्ट गया, लास्ट ईयर भी 80 to 90 रुपीज के बीच में ट्रेवलिंग किया है, तो उनका इनकम बढ़ा है। और इंटरक्रॉपिंग में हम लोगों ने वॉल्वेट बीन को भी प्रमोट किया, जिसके कारण वॉल्वेट बीन का एक इम्पैक्ट ये होता है कि आप सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, ऑर्गेनिक कार्बन को इनहांस करता है। इवन यदि किसी किसान के पास एनिमल एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहे हैं तो ग्रीन फॉडर का भी काम करता है। इवन ठंड में उसका फ्रूट सेल होता है, एज यूज होता है एज ए वेजिटेबल, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है। इवन यदि आप फार्मर यूज नहीं करता है तो आफ्टर द सीजन वो फ्रूट्स को निकालता है तो फ्रूट्स भी अच्छे रेट में सेल आउट हो जाती है। तो एक कमोडिटी मल्टीपल हेल्थ। यदि हम टर्मरिक और जिंजर की बात करें तो टर्मरिक और जिंजर के कल्टीवेशन से जो पेस्ट मैनेजमेंट का खर्चा है वो अप टू 40% डिक्लाइन कर जाता है, क्योंकि वेल मेंटेन ऑर्चर्ड हो जाते हैं, पेस्ट का इफेक्ट नहीं रहता है। तो ये एक इनडायरेक्ट वे में फार्मर का इनकम है जो इनहांस कर रहा है, क्योंकि खर्च को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। यदि मैं बात करूं लॉजिस्टिक्स में, तो जो फार्मर हमारे साथ एसोसिएटेड है तो रेलवे के थ्रू भेजने में उनका 4 रुपए पर केजी का कॉस्टिंग खर्चा कम होता है। तो एक, क्योंकि आप दो पैसा कहीं बचा लिए तो बहुत हेल्पफुल होता है। और 15 रुपए पर केजी एयर कार्गो, क्योंकि हम लोग का एक अपना एक इंटरनल मॉडल है, उस मॉडल पे बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। इवन
हमारे जो फार्मर होते हैं यदि वो हम लोग से एसोसिएटेड है तो 5 साल तक के लिए हम लोग उनका सॉइल टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जिससे उनको पता चले कि हम उस खेत में क्या डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका इनडायरेक्टली कॉस्ट भी कट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं फार्मर के लाइवलीहुड पे। यदि मैं अपने कंज्यूमर की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट की जितका है, जितवन है, इवन सुपर प्लम है, इसे करके मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग के साथ काम कर रही है। क्योंकि अब आप कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक इकोसिस्टम का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस इकोसिस्टम में उनके सपोर्ट से आप कुछ, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो हम हर साल लीची में कुछ ना कुछ नया इशू आता है, तो उसके लिए हम लोग आईसीआर के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट किए हुए हैं कि हाँ, हमारे प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई हो, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो। क्योंकि जब तक सॉल्यूशन नहीं पता चलेगा तब तक हम फार्मर को भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। और इवन यदि मैं जीआई टैग की बात करूं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है शाही लीची को लेके। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो हम लोग शाही जीआई टैग शाही लीची पे काम कर रहे हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। Okay. Thank you, Mr. Krishna Gopal Singh, for the presentation. Now I will take up some questions. So, यस मैम। first question, what are the best orchid management practices to increase lychee yield and fruit quality in Bihar's climatic conditions? यदि मैं इंटरक्रॉपिंग की बात करूं तो दो क्रॉप जो सबसे बेस्ट है इस एरिया के लिए, एक है टर्मरिक और एक है वॉल्वेट विन, जिसको बुकाना प्रियोरिटी कहा जाता है, कॉच केवाच अलग अलग है। तो ये दो क्रॉप इस एरिया के लिए सबसे बेस्ट है। अब उसमें ये देखना होगा कि फार्मर की नीड क्या है। यदि फार्मर की नीड है कि इससे 2 पैसा एडिशनल इनकम कमाना है, प्लस हमें जो इनपुट है उसका खर्चा कम करना है, इनपुट इन सेंस ऑफ फर्टिलाइजर, तो वॉल्वेट बीन की के लिए मूव ऑन करें। यदि पेस्ट कंट्रोल कम करना है तो टर्मरी के लिए मूव ऑन करें। क्योंकि हाँ, उसमें भी टर्मरी की वेराइटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कौन सी वेराइटी सेड लविंग है, क्योंकि उसमें एक एनवीआरआई की वेराइटी है अ, केसरी। तो वो ऑर्चर्ड के लिए सबसे बेस्ट वेराइटी है, जो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है और वो उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है। रूट का ग्रोथ थोड़ा कम है ऑर्चर्ड में, लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा है तो वो हेल्पफुल होगा। यदि वॉल्वेट बीन की करते हैं तो न्यूमोटाइड का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, कार्बन बढ़ाता है, और प्लस उसके फ्रूट को सेल करके 2 पैसा आ जाता है। तो ये दो क्रॉप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस लोकेशन के लिए सबसे बेस्ट है। Just one second. Yeah. Okay. So, second question. Okay. How can farmers manage major lychee pests and diseases effectively with minimal chemical use? And I request you to answer the few questions in English so that our members can Okay. understand the recording when the people who could not attend the meeting. Okay. The best way is to control pesticide. Uh, they have to follow their nearest KVK or ICR Institute guideline, because every geographical climate have their own problem. So major problem is the seed borer that affects the quality of the lychee.
the best way is to know to connect with their nearest KVK or ICR institute. According to their agroclimatic zone, they will suggest the which chemical will be useful for them. And the best way is to control the pest. So go for the cultivation of turmeric in orchard. That will be helpful to help the farmer. And second thing is that if the farmers do value addition of turmeric leaf and extracting the oil from the leaf, the hydrosol water can be sprayed in the orchard, control the seed borer in lychee. That's the one of the things that can help the farmer. Okay. And next question is, what irrigation and soil fertility management practices are most beneficial during flowering and fruiting stages? At the Hello? Yeah. flowering stage, they have to not to put any fertilizer in the orchard. Only thing is that they have to maintain moisture in the soil, so that can help in the for the flowering stage. When is the at the time of fruiting, if the size of the fruit is like a long, at that time they can use nitrogen. Maybe the farmer can spray vermivas on the lychee, or they can put the urea or any nitrogen fixing input in the soil, as it has different dose for the different age group of the plant. So accordingly, the age they will use fertilizer. If Okay. the age of the plant is below 25 year, they can use 200 gram to 300 gram per plant. If the plant is above 25 year, then they can use 500 gram of urea plant. Okay. And how can small farmers rejuvenate old and unproductive lychee orchards? So they have to rejuvenate the lychee orchard. Rejuvenation time is last week of August to September. In this time, they can rejuvenate their orchard, and after rejuvenation they can do some intercropping in that orchard. That can be help to them. And when the canopy when there is flushing in the plant, they have to manage the growth of the different branches flush, so that can be help them to create a best canopy in the future. So accordingly they have to plan. Okay. And what are the potential value-added products from lychee that have strong demand in domestic and export markets? If you see that the fresh fruits have more demand, actually from India, with the support of APIDA and lots of players, even I was also involved in the whole ecosystem for the export of the lychee from Bihar, from India to different location. But due to the low shelf life of the lychee, it's very hard to transport to different location. So we are working on that, and we are developing some protocol for that we can safely export the material to different part of the world. And if we talk about the value addition in terms of converting the lychee C grade fruits in the pulp, if it's in the Bihar, then it will be good. But apart from the Bihar, the cost of the commercial cost of production will be higher, every time higher. So it's not fit for the India domestic market and international market. Because end of the day, any company they work on the they calculate on the costing part. If the cost is didn't match with them, they will not going to buy. So the most of the time, if we see that the
pulping is happening only in Bihar due to the high production of the lychee, and due to that, the cost of production of the lychee, maybe the cane or pulp or even lychee cut, the cost will be every time lower. Apart from if we calculate the cost from the Uttarakhand, even Punjab and Jammu, even Mysore, the cost will be every time accordingly the Bihar cost is every time low. So it's Okay. yeah. Okay. How can farmer groups or FPOs build a sustainable value chain for lychee? That is grading, cold storage, and processing. So best thing is that if for developing any infrastructure only for the lychee, it's loss making, because the lychee have only one month crop. Even if you grow some different variety of crop in Bihar, is 1 month from the different location is 15 days crop. So if you are planning to only for the lychee, I didn't suggest anyone to develop infrastructure for the lychee, even the cold chain, anything. If you have multiple commodity with them, then you can plan the infrastructure, cold chain, sorting, grading line, everything you can plan. But only for lychee, I can't suggest any farmer, any FPO to go for that. Okay. And what support or collaboration opportunities are available for farmers to set up small-scale lychee processing units? So if they can collaborate with us, not only for the marketing point of view, they can also collaborate with us for the pollination, for the logistic support, even the primary value addition of the product. If any FPO, any farmer want to develop product or juices, squash, we can facilitate to them also, and we will also help them to work with us, and they can use our own infrastructure for the developing product from the lychee. Okay. And how can lychee farmers in Muzaffarpur brand and market their produce better to increase income? So if you think that particularly in the Muzaffarpur location, the at that time when the fruits come, the temperature of that time the temperature crossed 40 or 42, 45 degree highest temperature. Fruit temperature crossed 30 degree. In that time, if you harvest the fruits, that's the loss making for them. And due to the high production of the lychee in this area, it's create one of the trouble for them. The major issue is that if the farmer gets logistics for train or flight for different locations, then the farmer or any person who is associated with the lychee trading, they can make money, because from the Bihar or mostly from the Muzaffarpur, there is limited logistics arrangement or train service from this area. That's the one of the major problem that everyone are facing. I am also facing that. Lots of farmer are also facing that. If this problem can be solved, then the farmer will make the money. Okay. So before we end, we have a few participants. I'll call out their names one by one. They can ask through their mic or through the chat window. Yes, So ma'am. first, Satya Kumari. Kumari Satya, sorry. If you have any questions, you can ask, you could put in your questions in the chat box or directly you can ask through your speaker, through your mic, I mean. I have a question. Yeah. Yeah, tell me. Sir, how much sunlight do lychee trees require and how can they get it? Hey, lychee, they directly getting the sunlight. So if you are you are asking for the intercropping or you are asking for the lychee plant? Hello. The participant who has asked a question, can you please unmute yourself? Samsung SM.
Hello. Hello. Yeah. Mr. Gopal, what was your question? He is asking, I think that he is asking about the sunlight. Hmm. So I was asking, is Yes, sir. sunlight for the lychee plant or intercropping? Can you answer that question? I have already answered. You see, No, the no. question I mean about the the member who has asked this question, yeah. the participant who Yeah, has asked this question. yeah, I got it. No, can you answer his question that whether it's for the intercropping or for the plants planting? I mean. So it's totally depend on the selection of plant. If they selected Mucana purity, they only 30% of sunlight can be good for the intercrop plant. Okay. It depend on which size of what's the plant ratio in the particular 1 acre field. It's a high density, low density. Accordingly, it can be planted. Okay. So next, the member Good afternoon, ma'am. with yeah, Good Kumari. afternoon, sir. So Mm. actually, last year only I worked with these lychee farmers very closely, and I just wanted to know that, like we are planning and we are discussing that we are in a phase where we want to export this lychee, or we want that exposure of lychee in the global market. And we know the usage of this pesticides and fertilizer. It's very heavy, as I have noticed. Like the farmers use the very high dosage of these pesticides and fertilizer, which somewhere affects the testings reports are not that much acceptable in the global market. So, is there any way they can reduce this usage of fertilizer and pesticide from the early, like now they are starting their sprays, or like they have started looking after their orchards from the month of September? So, is there any way they can reduce the usage of this fertilizer and pesticides so that once their produce is ready or the product is ready, it should not face any challenge in the sense of getting any PHI that is higher for our global market? The only way is to control that is adopting good agriculture practice in the lychee. What's happened? Lots of time the farmer can't understand the advisory and even advisory suggestion issue by the NRC lychee. So every time they do their own experiment, if you see that the lots of farmers are adopting good agriculture practice, and according to need of the plant, they are spraying the pesticide on that. And the lots of farmer, if you see that they after 4 days or 5 days, they are harvesting after spraying. 4 to Yes, 5 days yes, after that, they are sending their material to different location, or they yes. are harvesting that. But the few farmers are doing that slowly. It will take time. Definitely, they will shift on the good agriculture practice and even the good orchard management practice. So definitely, it will be help us to send the material to the export. But the one of the major issue is that while exporting the lychee from India to different country, you have to face global war with the Mm. China and Vietnam because their lychee cost is too cheap apart Yes, ma'am. from the Indian lychee. So Yes, you have to be work on that. Even the we can't do alone. We need state government support because the central government can't support us due to their own treaty with the different WTO treaty on that. So state government role comes play a major important role in this. If they support, then we can match the price of the China, Vietnam, and Bangkok. Every we can match the price, and we will do better business in this location. so even we have saw that when this lychee as a fruit is ready, due to this sunburn and cracking is the major concern which I have noticed in these orchards. So is there any chance, or is there any way we can suggest farmers so that these things can be, if not reduce, if not it can be fully vanished, but can be reduced or minimized, the sunburn and cracking? Yeah, actually, we work with one of the company who are working in this. They have come up with the solution that, and we this year we have done the trial at different farm.
So we found the result that there is less sunburn and cracking on that fruits. So the thing is that you have to adopt new technology, you have to adopt new solution for their own problem, because every farmer have their own problem. Even you have to understand if the carbon content in the soil is less, then the cracking and lots of things happen will be higher. So maintaining the carbon in the field is also directly linked with that, because they need moisture and there is no moisture or water holding capacity in the soil. In that case, you can't do anything. Like, by any chance, we can know that this carbon content, is there any chance, like, what are the things we can do for this to maintain the optimum carbon content in our soil? Like, while suggesting the farmer these things, if we can suggest them some way to maintain this optimum level of carbon content. Only by the cultivating Mucana or Velvet bean. So it's Is there? helped the Velvet bean or Mucana purity. It's called Koch. Different terms people are using. Okay, sir. So by cultivating that crop, you can increase the carbon content in the orchard. Okay. Thank you, sir. Or and second thing is you have to use vermicompost and organic farming. Then it will help your farm to be for the quality production. So you have also mentioned about this vermi wash for Yeah. nitrogen. So, can you So please explain that? the wormy wasp can be sprayed at the time of when the size of the lychee is about 4 to 5 mm. At that time, you can spray wormy wasp by dissolving with the water. You can't 100% concentrated. You can't use that because the wormy wasp have the nitrogen. So you can use wormy wasp as a nitrogen fixing element or as a supplement to the fruit Sir, or can you even please for the plant. tell me the dosage of this vermi wash? It's 20 ml per plant. What I am using that every own have their own structure for using that dosage. No, sir, just to suggest the farmer, majorly in the areas of West Bengal and Bihar. For that only, I just wanted to know that, like, will this dosage will be optimum for those areas as well? Yeah, Okay. 20 ml per plant is highest dose for that. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. So the participant with the name of Shiksha Samka Public School. You can ask your question through chat box or through your mic. Hello? Okay. So I guess the participants don't have any further questions. Mr. Krishna, before we end, just one last question. Please let us know a little about your career background and what made you to take an interest in agriculture and especially the lychee field. So actually, my academic is Bachelor in Social Work and Master in Social Entrepreneurship with a PG diploma in NGO Management and Counseling with LLB. So it's my academic. There is no relation with the agriculture sector, and my father is also involved as farmer, and he is doing the farming. And I have seen the lots of opportunity in that, and there is lots of gap. It's not a one day job to solve the issue. It take long time to solve this issue. And in Bihar, what I found that there is no proper ecosystem for the particular crop, because it's not only for the lychee, but if you see that the for other crop also there is no proper ecosystem. So when I entered in the Bihar, so I start developing the ecosystem, because without ecosystem you can't play anything. So firstly I developed the ecosystem, connecting with the different research institute associated with the farmer, FPO, try to understand what's their major problem. So accordingly that I start giving the solution to them. And for the finding the right solution,
I had approached the different institute, different labs. Even I also enrolled for the different training program with the ICR, CSIR to understand the problem. How can we do some solution? Even I believe in the Jugaad based solution also. So we come up with some of the problem in which we have done some Jugaad. It's only for temporary, not for the permanent solution. So every time, every year, the lychee teach some new lesson and gives us the new problem, because every time we call that the lychee is a complicated crop. Every time, every year you have to face new challenges, and every year you have to come with the new solution. So this the learning phase what I learned from the lychee, and it's not about the only lychee, it's about the developing whole ecosystem for the farmer and for myself also. Okay. हेलो मैम, Yes. हम रमेश पटेल बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। हाँ बताइए Yeah. पटेल जी। सर आई हैव वन क्वेश्चन। लीची जूस के बारे में थोड़ा बातचीत कर सकते हैं क्या? हाँ बताइए। लीची जूस जैसे कि हम लोग बनाते हैं तो उसका जो जी सेल का रिपीटिशन जो हमने 2019 तक जो बेचा है, उसके बाद इसका जो जी मार्केट वैल्यू था वो गिरता जा रहा है, जी। तो डिस्कस हो जाता। नहीं, उसका जो मुख्य कारण क्या है, यदि आप देखेंगे तो अभी जो हमारी लड़ाई चल रही है ना, वो सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल की। हाँ, तो वो तो हम होता समझ। क्या है कि जब सारी कंपनी सिंथेटिक यूज करना शुरू किए कर दी, तो लीची का कोई भी, सिर्फ लीची की नहीं बात मैं कर रहा हूँ, सारे पल्प का डिमांड घट गया है। अब डिमांड का इवन कंज्यूमर भी उसी तरह का हो गया है, तो हर फेज एक आता है। तो अभी फ्रूट पल्प का डिक्लाइनिंग फेज है। हम लोग होप ये कर रहे हैं कि इस साल अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है जीएसटी का। तो हाँ, वो उसमें 40% कर दिया है। हाँ, फ्रूट पल्प पे आपका 5% जीएसटी हो गया है, और जो आपका बिवरेज है, चाहे वो कार्बोनेटेड हो या इस तरह के ड्रिंक, उस पर 40% कर दिया है, जो पहले 28+2 था। अब हाँ हाँ इसमें समस्या क्या है कि आपको थोड़ा समझना होगा। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, सिंथेटिक यूज करती है, लेकिन उस पे लिखती है क्या कि नेचुरल पल्प। अब आपको या सारे स्टेक होल्डर को करना क्या होगा कि वैसी कंपनी को आइडेंटिफाई करके स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन जो डीआरआई है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस है वो, या लोकल लेवल पे आपकी जीएसटी सेल है, उनको कंप्लेन करना होगा विथ प्रूफ। ऐसा नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर, क्योंकि हम तो 2-3 कंपनी को जानते हैं जो कंप्लीट सिंथेटिक बनाती है। अब उनके खिलाफ जब तक आपको एविडेंस बेस्ड कंप्लेन नहीं होगा, क्योंकि वो 5% के नाम पे ये पल्प, 10% पल्प के नाम पे 5% जीएसटी दे रही है, और वो यूज कर रही है 0, तो उसको तो 40 देना है। तो ये एक गवर्नमेंट के साथ में एक एक्शन टेकिंग स्टेप होगा, तभी जाके सॉल्व होगा, नहीं तो आप ही नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, आज भी मुजफ्फरपुर की मैं यदि बात करूं तो हजारों टन लीची पल्प पड़ी हुई है। और इसका भी सॉल्यूशन कुछ नहीं है ना सर? नहीं, सॉल्यूशन तो आई है। एक क्वेश्चन था, क्या आगे फिर से लीची का जूस बनाया, जैसे कि हमने इस बार भी 500 टन के आसपास बनाया है, लेकिन आगे हिम्मत जी कर नहीं रहा कि बनाए, तो क्या आगे भी इसको बनाया जाए या फिर इसको स्टॉप कर दिया जाए? नहीं, आपका क्या ये सल्फाइटेड है क्या? दोनों है सर, अपना सल्फाइडेड भी है और सल्फाइटेड और सल्फाइडेड और पल्पिंग जो हीट करके बनाया जाता है सर। नहीं, तो हीट करके सल्फाइटेड है या फ्रोजन है या एसेप्टिक है? एसेप्टिक है, एसेप्टिक है। एसेप्टिक कहाँ पे यूनिट है आपके? ये हो गया अपना नेवरा। नेवड़ा में? अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या बताया हमें? रमेश पटेल। चलिए ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था, वो टर्मरिक लीफ स्प्रे आपने कुछ बताया था, जी जी। उसके बारे में थोड़ा बता देते। देखिए, टर्मरिक लीफ है, उसका यदि आप एसेंशियल ऑयल निकालते हैं तो जो उसका हाइड्रोसोल बचता है, तेल के साथ जो पानी आता है उसको जी हाइड्रोसोल कहा जाता है। जी। उस हाइड्रोसोल को यदि आप स्प्रे करते हैं लीची में,
तो उसमें होता क्या है ना, लीची ही नहीं, यदि किसी भी क्रॉप में आपको लगे कि फंगस या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, जी तो उसमें स्प्रे करते हैं तो वो प्रॉब्लम फंगस को लगने नहीं देता है। और ये हम लोग का, क्योंकि जो रिकमेंडेशन ये होता है कि हाइड्रोसोल को यदि आपको स्प्रे करना है तो हार्वेस्टिंग से एक 24 घंटा या 36 घंटा पहले आप स्प्रे कर दें और उसको तोड़ के आप भेज दें किसी भी लोकेशन पे, तो फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगा। सिर्फ लीची में ही नहीं, बीन्स में भी अच्छा काम करता है, इवन करेला में भी अच्छा काम करता है। तो जिस जिस कमोडिटी में फंगस का अटैक ज्यादा होता है, उस कमोडिटी में ये बहुत अच्छा काम करता है। सर, तो ये अवेलेबल कहाँ होगा? मतलब अगर हम लोगों को लार्ज स्केल पे अगर ये चाहिए, बड़े बड़े बगीचों में अगर स्प्रे कराने के लिए हमको ये चीज चाहिए, तो फिर हम इसको कहाँ से अवेलेबल करा सकते हैं? मैम आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और सर, चैट बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। सर थैंक यू सो मच सर। Okay. Members, you can make a note of the number of Mr. Krishna. यस मैम। Okay. Okay, so I'm assuming no more questions from the participants. So, yeah. So now we have come to end of question round. On behalf of agricultureinformation.com, we'd like to thank you for the presentation and answering all the questions in depth. And I also like to thank all the participants for joining the meeting. The meeting will now be ended. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। Thank you.